बादल को घिरते देखा है नागार्जुन की कविता है। कवि नागार्जुन की कविता में उन्होंने जनवादी चेतना को मुख्य रूप से स्वर दिया है, परंतु बादल को घिरते देखा है कविता प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। कवि नागार्जुन की कविता में प्रकृति और मनुष्य का सहचरत्व है। हिमालय की चोटियाँ शुद्ध, स्वच्छ तथा बर्फ से ढकी हुई हैं। वहाँ कवि ने बादलों को घिरते हुए देखा है। मानसरोवर झील में सुनहरे कमल के फूल खिले हुए हैं। उन पर कवि ने कोमल, स्वच्छ, शीतल ओस की बूंदों को गिरते हुए देखा है। वे ओस की बूंदें ऐसी लगती हैं जैसी मानो मोती बिखर गए हों। कवि ने घिरते हुए बादलों को देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विषतंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के थोड़ा नीचे छोटी बड़ी अनेक झीलें हैं। उन झीलों का जल सांवलापन लिए नीला है, जो उनकी स्वच्छता का प्रतीक है। वहाँ पर समतल अर्थात मैदानी भागों से हंस आते हैं। उनके आने के दो कारण हैं। पहला, मैदानी इलाकों में वर्षा ऋतु में वर्षा के बाद तीव्र धूप के कारण उमस बढ़ जाती है, जिसके कारण हंस गर्मी से व्याकुल होकर पर्वतीय क्षेत्रों की ओर गमन करते हैं। दूसरे, वे वहाँ कमल नाल के खट्टे मीठे रेशों को खोजते हुए उन छोटी बड़ी झीलों पर तैरते दिखाई देते हैं। कवि ने बादल को वहाँ घिरते हुए देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था। मंद मंद था, अनिल बह रहा। बालारुण की मृदु किरणें थीं। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। वसंत ऋतु के सुंदर प्रभात का समय था। हवा हल्की हल्की बह रही थी। सूर्य अभी लालिमा लिए उदित ही हुआ था। उसकी कोमल किरणें पहाड़ी पर पड़ रही थीं। दो पर्वत चोटियाँ आसपास थीं, जिन पर प्रातःकालीन पीली धूप पड़ रही थी, जिसके कारण वे चोटियाँ सुनहरी हो गई थीं। चकवा चकवई, जिन्हें चिरकाल से अभिशाप मिला हुआ है कि रात का समय चकवा चकवई को अलग अलग रहकर व्यतीत करना होगा, वे दोनों सवेरा होने पर ही मिल सकते हैं। यह उन दोनों की मजबूरी है। पूरी रात वे अपने प्रियजन को याद करके रोते रहते हैं। अब बाल सूर्य के उदित होने पर उनका रोना बंद हुआ है। मानसरोवर के किनारे शैवाल घास उगी हुई है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि यहाँ हरी दरी बिछा दी गई है। उस घास की दरी पर चकवा चकवी पूरी रात अलग रहने पर अब सवेरे सवेरे प्रेम की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन दोनों पक्षियों के मध्य प्रेम की छेड़छाड़ होते हुए कवि ने देखा है। बादल को घिरते हुए कवि ने देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है।
कवि कहते हैं कि जो सैकड़ों हजारों फुट ऊंची बर्फ से ढकी घाटी है, वहाँ मानव के लिए पहुँचना सरल नहीं है। वहाँ ऐसा मृग पाया जाता है जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है। वह उसे दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसकी सुगंध उसे उन्मत्त कर देती है। वह उसे खोजने के लिए दौड़ता है। वह युवा मृग दौड़ता रहता है, पर उसे कस्तूरी नहीं मिलती। उस समय कवि ने उसे स्वयं पर चिढ़ते हुए देखा है। कवि ने बादल को घिरते हुए देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। कौन बताए वह छायामय बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि धन का स्वामी कुबेर हिमालय की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी उन्हें नहीं मिला। पता नहीं कुबेर के राज्य की राजधानी, जिसका वर्णन कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में किया है, कहाँ गई। कालिदास ने जिस आकाश गंगा की बात की है, बहुत खोजने पर भी वह स्थान कवि को नहीं मिला। आसमान में बहते जल का भी कोई ठिकाना नहीं मिला। वह मेघ जिसे यक्ष ने दूत बनाकर भेजा था, उस मेघ का भी कहीं पता नहीं लगा। कौन उसका पता बता सकता है। वह तो छाया मात्र था, शायद यही बरसकर अपना अस्तित्व ही खो चुका होगा। कवि अपना ध्यान वहाँ से हटा लेते हैं, क्योंकि वह तो कवि की कल्पना मात्र थी। लेकिन कवि ने भयंकर सर्दी के मौसम में आसमान को छूने वाली कैलाश पर्वत की चोटी पर बड़े बड़े बादलों को तूफान के कारण भयंकर गर्जना के साथ आपस में टकराते हुए देखा है। कवि के भावों में, विचारों में और अनुभवों में सच्चाई है। कवि ने बादलों को हिमालय पर घिरते हुए देखा है। सत सत निर्झर निर्झरनी कल मुखरित देवदारू कानन में शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणि खचित कलामय, पान पात्र द्राक्षासव पूरित रखे सामने, अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदाघ बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरारूण आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि देवदार के जंगलों में सैकड़ों झरने प्रवाहित होते रहते हैं, जिनकी आवाज़ से पूरा जंगल गूंजता रहता है। वही लाल तथा सफ़ेद भोजपत्रों से ढककर अनेक कुटियाँ बनाई जाती हैं। उन कुटियों में किन्नर किन्नरियाँ रहते हैं। वे अपने बालों को रंग बिरंगे और खुशबूदार फूलों से सजाते हैं, अर्थात गजरे आदि बनाकर पहनते हैं। अपने गले में इंद्रनील अर्थात नीलम मणियों की माला पहनते हैं। उनके गले शंख के समान हैं। वे अपने कानों में कमल के फूल पहनते हैं। अपनी चोटी में शतदल अर्थात 100 पंखुड़ियों वाले लाल कमल को लगाते हैं। उनकी तिपाहियाँ लाल चंदन की लकड़ी से बनी हैं। पान पात्र चांदी के बने हैं, जिनमें बहुत सुंदर ढंग से विभिन्न प्रकार की मणियाँ जड़ी हुई हैं। उन पान पात्रों अर्थात गिलासों में अंगूर से बनी मदिरा भरी हुई है। ये गिलास उनके सामने रखी तिपाही पर रखे हैं। वे कोमल गरम छोटे कस्तूरी मृग की छाल पर पलथी मारकर बैठे हुए हैं। मदिरा पान के कारण उनकी आंखें लाल हो रही हैं। वे मस्त होकर बांसुरी बजा रहे हैं। कवि ने उनकी कोमल सुंदर अंगुलियां वंशी के छेदों पर फिरती हुई देखी हैं। कवि ने बादलों को घिरते देखा है। वह कल्पना मात्र नहीं है।
इस प्रकार कवि ने बादल को घिरते देखा है और बादल की सुंदरता का दर्शन भी किया है और उसे कविता की पंक्तियों में पिरोया है।